हमारे आने वाले जो डिफेंस के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा एक ग्राउंड चेंजिंग बिल्कुल ग्राउंड ब्रेकिंग इंटरव्यू होगा ये। इसलिए इसको आप बहुत तसल्ली से ध्यान से एक एक क्वेश्चन को सुने। सर एक क्वेश्चन जो काफी आता है बच्चों से कि ब्रेसेस के साथ मेडिकल्स में जा सकते हैं क्या? यदि आपको हेल्पलेस और होपलेस फील हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, क्योंकि चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो, चाहे एक्सियल लेंथ हो, चाहे किसी भी तरीके की आई की कोई प्रॉब्लम हो, सभी के सॉल्यूशन मौजूद हैं। सर्जिकल के बारे में अभी तो हम ब्रीफ कर रहे हैं 5-7 मिनट या 10 मिनट, बट मैं एक पूरा 1 घंटा चाहूंगा, क्योंकि इसकी डेफिनेटली सर। वजह से डन सर, डन डन। मैंने लगभग 50 से 60% बच्चों को कैरियर खत्म करते देखा है। डोंट वरी, डोंट बॉदर अबाउट टीआर। टीआर के डर को बिल्कुल खत्म कर देना है। किसी भी लेवल का टीआर जो होगा वो कैन बी मैनेज। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। आज का एपिसोड मेरे पिछले सितंबर से, जब से हमारा चैनल शुरू हुआ है, तब से सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड आई थिंक आज है। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, बिकॉज कैंडिडेट विक्रांत, जिसका वीडियो बहुत ही वायरल हो गया था, सो उसके बाद काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे पास जो उनके पर्सनल, जो उनके डॉक्टर थे, जिन्होंने उनका ड्रीम पूरा किया, वो आए इस प्लेटफॉर्म पर। सो सर वॉज ग्रेशियस इनफ टू एक्सेप्ट आवर इनविटेशन, एंड सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। if you can give a small introduction about yourself and what you are doing currently, जो ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ आप कर रहे हो, जो काफ़ी एस्पिरेंट्स को तो पता ही नहीं है सर, और काफ़ी लोग रिजेक्ट हो रहे हैं इस वजह से क्योंकि उनको पता ही नहीं है। सो हाउ कैन टुडेज लेक्चर जो उनके एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग हो सकता है? आप प्लीज़ अपने बारे में प्लीज़ बताइए कि आप क्या कर रहे हैं इस फील्ड में, एसएसबी मेडिकल के फील्ड में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित करने के लिए। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ द फौजी शो का, क्योंकि इसके बिहाफ से बहुत सारे बच्चों को अपना मार्गदर्शन मिलता है। समय समय पे उनको जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हैं वो उन तक पहुंचती हैं, और एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा यूथ का एक ऐसा ग्रुप है जो आपका फॉलोवर है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि द फौजी शो के माध्यम से आपने काफी बच्चों के दिल में जगह बना रखी है, तो इसलिए आपको तहे दिल से मुबारकबाद। और निश्चित ही आप एक बहुत नेक कार्य कर रहे हैं, और जिस तरीके से आपने एक एक बीड़ा उठाया है, जिस तरीके से आपने एक संकल्प लिया है कि किसी भी बच्चे तक कोई भी जानकारी है वो एक सही माध्यम से, सही तरीके से, व्यवस्थित मतलब तरीके से पहुंचाई जा सके, तो उसके लिए आपकी इस जज्बे को, इस संकल्प को मेरी तरफ से बहुत बड़ा सलाम है। हैट्स ऑफ थैंक टू यू यू सर, कि थैंक यू, आपने ये थैंक यू वेरी जिम्मेदारी मच ली सर, थैंक यू। और इस चीज को आगे बढ़ाया, इस जानकारी को आगे बढ़ाया। और कैडेट विक्रांत राणा को भी मैं थैंक्स बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बहुत अच्छा सा पार्ट, लगभग 3 मिनट से लेके 4 मिनट के बीच के आसपास का मुझको दिया, मेरे बारे में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोगों तक ये आवाज जा पाई। और मैं कैडेट विक्रांत राणा के बारे में इतना बताऊंगा कि वो एक बहुत ही डिटरमाइंड पर्सनैलिटी हैं। जेंटलमैन कैडेट विक्रांत राणा मेरे पास अनफिट होके आए थे,
और उनको भी किसी के माध्यम से ये बात पता चली थी। पर तब तक तो ये बातें ऐसी होती थी कि किसी के माध्यम से किसी को पता चल गया, पर द वेरी फर्स्ट टाइम आपका प्लेटफॉर्म ऐसा मिला जहाँ पे उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और बहुत जनरल लेवल पे सामने लाए कि इट कैन बी पॉसिबल। तो उसके बाद से जो वीडियो वायरल हुआ, मेरे पास भी बहुत सारे फोन कॉल्स अटेंड किए मैंने, और मैंने सोचा कि अगर इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों तक अगर ये क्वेरी पहुंचाई जा सकती है, इसकी जानकारी दी जा सकती है, तो निश्चित ही हमारे आने वाले जो डिफेंस के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा, एक ग्राउंड चेंजिंग, बिल्कुल ग्राउंड ब्रेकिंग इंटरव्यू होगा ये। तो अब ये तो नहीं मालूम है इसका फायदा कितनों तक पहुंचेगा, परंतु इतना मालूम है कि हम दोनों लोगों की नीयत साफ है इस इंटरव्यू के पीछे। इसलिए इसको आप बहुत तसल्ली से, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को सुने। सभी डिफेंस एस्पायरेंट्स, आप सभी को मेरा ये एक बहुत अच्छा सा अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने अपने लिंक के माध्यम से जितना आप वायरल कर सकते हैं जरूर कीजिएगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की जिंदगी का सवाल है। कोई भी व्यक्ति छूटने नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि इसका कोई इलाज नहीं है, इन प्रॉब्लम से हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, क्या करें। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा, एक हिलेरियस इंटरव्यू होने वाला है गाइस, इसलिए इसको पेशेंसली सुने और समझें कि मैंने अपने पिछले 16-17 सालों में आप लोगों के लिए किस हद तक रिसर्च कर रखी है, किस हद तक मेरा जो एनाल्जिया फिजियोथेरेपी सेंटर है वो डिवोटेड है आपके लिए। डिफेंस का हब कर दिया है मैंने इसको, कानपुर में डिफेंस का हब बन गया है मेडिकल अनफिट कैडेट्स के लिए। सो प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो कहीं भी हो, जहां कहीं भी हो, आप हमारे इंटरव्यूअर सिमरत जी से जरूर संपर्क करें और इस माध्यम से शायद हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अब बात रहा मेरे परिचय की, तो मेरा नाम डॉक्टर चंद्र प्रकाश सक्सेना है और मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर्स है। मैं फिजियोथेरेपी में मास्टर इन फिजियोथेरेपी हूँ, तो इसलिए इन स्पोर्ट्स, तो मेरी जो स्पेशलिटी है वो स्पोर्ट्स में है। बट पिछले 15 सालों से कंटिन्यूअसली मैं डिफेंस एस्पायरेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ। सो मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटी में है। ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटी में होने के साथ साथ, चूंकि टीआर जब किसी को इश्यू होता है तो जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट उसको डिफॉर्मिटी में मिले, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो उसको भी मैंने जब कहीं इलाज नहीं होता है तो धीरे धीरे रिसर्च के दायरे में लिया और फिर मैंने लगभग तकरीबन 30 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वर्ल्ड वाइड नॉन क्यूरेबल्स हैं आप लोगों के लिए, जहां आप लोगों को हर डॉक्टर ये कहते मिलता है कि इसका कोई इलाज संभव नहीं है, हो नहीं सकता है। तो उस पे हम लोगों ने कमांड हासिल की और तकरीबन 12 से 14 हजार डिफेंस के जो एस्पायरेंट्स थे, जो कि अनफिट हो चुके थे सोल्जर्स और ऑफिसर रैंक के लिए, वो यहाँ से IMA, OTA और सभी जगह पे अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके आज सक्सेसफुली दे आर वर्किंग फॉर इंडियन डिफेंस सर्विसेज। दैट्स अवर ग्रेट ऑनर एंड प्रेस ऑफ गॉड। तो मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का। जिस भी तरीके की क्वेरी है वो काइंडली आप मुझसे कर सकते हैं और इसके साथ आप ओके सर, आगे बढ़ सकते हैं। नाउ सो गाइज हमारा जो वीडियो है इट विल बी अ 2 वीडियो प्रोसेस। पहले वीडियो में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे ऑफ द मेडिकल प्रोसीजर एंड सेकंड वीडियो वुड बी अबाउट Q&A, जो आप लोगों ने क्वेश्चंस मेरे को दिए हैं थ्रू माय कम्युनिटी पोस्ट एंड थ्रू माय टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल्स। तो उनके थ्रू कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो मुझे लगा काफ़ी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो वो सर से हम बात करेंगे। और अगर आप भी सर की फिजियोथेरेपी सेंटर में if you want to get yourself admitted and get yourself checked, so सर का फिजियोथेरेपी सेंटर इन कानपुर। मैं जो नंबर है, ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, सो यू कैन गेट इट चेक्ड योरसेल्फ। बिकॉज ये पूरी जर्नी बहुत लंबी होती है। एक डिफेंस एस्पिरेंट पढ़ना शुरू करता है, फिर पेपर क्लियर करता है, फिर SSB क्लियर करता है, फिर मेडिकल आप पे आता है। सो ये जर्नी इटसेल्फ इज़ 1 year लॉन्ग। सो इतना अपने आप को कमिटेड जर्नी पे जाने से पहले इट्स बेटर दैट यू गेट योरसेल्फ चेक्ड। सो सर के फिजियोथेरेपी सेंटर में यू गाइस मस्ट विजिट, स्पेशली अगर आप आपको कोई TR मिलता है।
एंड सर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उनका फिजियोथेरेपी सेंटर कॉन्टैक्ट डिटेल विल पुट इन डिस्क्रिप्शन. सो सर, जब मेरे टाइम पे मेडिकल होते थे तो उसके बाद पहले एक फॉर्म भरवा के आपको ब्रीफिंग में बताया जाता था कि 5 डे प्रोसेस होगा. एंड फर्स्ट डे विल बी ENT, सेकेंड आईज, फोर्थ सर्जिकल, फिफ्थ मेडिसिन एंड वन मोर इज देयर डेंटल. सो सर, इसी सीक्वेंस में चलते हैं. ये फाइव पार्ट्स में इस वीडियो को हम डिवाइड कर देते हैं. एंड सर फर्स्ट इज डेंटल. सो सर, डेंटल में जो आप बताइए क्या क्या डॉक्टर देखते हैं सर डेंटल में, डेंटल सेक्शन में. सबसे पहले तो बहुत जरूरी है डेंटल हाइजीन. देखिए, किसी भी जरूरी नहीं है कि हम हमेशा बीमारी के बारे में, डिफॉर्मिटी के बारे में ही डिस्कस करें. अवेयरनेस हमेशा शुरू होती है उसके बेसिक्स से. यानी कि हम लोग अगर बेसिक डेंटल हाइजीन पे बताएं कि हम लोग अपने दांतों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट मैटर इज अबाउट द डेंटल हाइजीन. डेंटल हाइजीन में आपके प्लाक के बारे में आपको डिस्कस करना होता है अपने डेंटल सर्जन से. डेंटल कैरीज के बारे में डिस्कशन करना होता है आपको अपने सर्जन से. गम्स की जो फिटनेस है उसके बारे में डिस्कशन करना होता है. पायरिया के बारे में डिस्कशन करना होता है. तो ऐसे बहुत सारी ये हाइजीन में आते हैं. ये बीमारी में नहीं आ रहे हैं, ये तो बीमारी बाद में बन रही है कि हमें पायरिया डायग्नोस्ड हो गया, या हमें प्लाक हो गया, या हमें डेंटल कैरीज हो गया. बट अगर हम लोग एक छोटा सा अवेयरनेस समझें कि किस पॉइंट पे चल के आगे हमें डेंटल के सेक्शन में हमें TR इशू हो सकता है, तो उसमें मैं सबसे पहले नाम लूंगा डेंटल हाइजीन का, जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं. जैसे हम लोग स्किन को हाइजीनिक तरीके से रखते हैं, अपने हैंड को सैनिटाइज करते हैं, वॉश करते हैं हाइजीन पर्पस से, उसी तरीके से हमारे ओरल माउथ एंड ओरल एंड बकल कैविटी जो होती है हमारी, ओरल एंड बकल कैविटी को भी हाइजीन की प्रॉपर जरूरत होती है. जिसको हम लोग ये सिर्फ सोचते हैं कि ब्रश करना इज इनफ, बट सिर्फ ब्रश करना ही पर्याप्त नहीं होता है. हमें समय समय पे रेगुलर रूटीन चेकअप पे डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए कि हमारी जो डेंटल हेल्थ है, हाइजीन है, वो प्रॉपर है कि नहीं है. अगर कोई उसमें समस्या है तो आपके डेंटल सर्जन आपको तुरंत बता देंगे. हमारे यहाँ डेंटल के यहाँ रेगुलरली विजिट करने का कोई प्रचलन नहीं है. हम लोग जब कोई दांत में कीड़ा लग जाता है, जब कोई दांत उखड़ने वाला होता है, या आरसीटी का ट्रीटमेंट लेना होता है, ब्रिजेस जोन, तो हम लोग सोचते हैं बस अभी डेंटल सर्जन क्या जाना है. बट हम भूल जाते हैं कि जिस तरीके से हमारे रेगुलर रूटीन ब्लड के चेकअप्स होते हैं, रेगुलर रूटीन हमारे चेकअप्स होते हैं किसी भी हार्मोनल स्टेटस के, किसी भी तरीके से हम लोग रेगुलर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लेते रहते हैं. समय समय पे हमें अपने बड़ों से सलाह कर लेनी होती है किसी बात में अगर नहीं हमें समझ में आ रहा है. तो उसी तरीके से दांतों के लिए डेंटल चेकअप भी बहुत नेसेसरी होता है. अगर हम डेंटल चेकअप कराते रहते हैं समय समय पे जाके, 1 साल में एक बार या 6 महीने में एक बार, तो इसमें कोई बुराई नहीं है. वो डॉक्टर आपको एटलीस्ट इन्फॉर्म करेंगे, गाइड करेंगे कि आगे अगर कोई ऐसी दिक्कत ना आए तो आपको क्या करना चाहिए. अब बात आती है कि चूंकि मैं डेंटल सर्जन तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहूंगा कि डेंटल के जो पॉइंट्स होते हैं मैं आप लोगों को ब्रीफ करता हूं. सबसे पहले याद रखिए, मोस्ट कॉमन थिंग कि दांतों में, गम्स में पायरिया की जो प्रॉब्लम होती है ये बहुत कॉमन होती है. इसमें बहुत सारे बच्चों को अनफिट किया जाता है. नंबर दूसरा ये होता है डेंटल कैरीज, यानी कि दांतों में कीड़े लग जाना. ये भी एक बहुत छोटी सी समस्या है, लेकिन अनफिट हो जाते हैं आप. उसके बाद आप उसकी आरसीटी वगैरह करा सकते हैं, कोई बात नहीं. आपको जितने भी पॉइंट्स हैं ऑल आर क्योरेबल. दांतों में तीसरी प्रॉब्लम होती है क्रॉस बाइट की, यानी कि जब भी आप अपने दोनों अपर जॉ और लोअर जॉ को मैस्टिकेट करते हैं, खाना जैसे हम चबा चबा के खाते हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर बंद होने चाहिए. और अगर वो नहीं हो रहे हैं किसी भी वजह से, आगे के जो हमारे इंसाइजर हैं, वो इंसाइजर और कैनाइन अगर प्रॉपर लॉक नहीं हो रहे हैं ऊपर वाले नीचे वाले साइड में, तो उसको क्रॉस बाइट कहते हैं. इसी के अपोजिट एक ओपन बाइट होता है. और इसके साथ साथ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के डिसलोकेशन भी होते हैं बहुत सारे लोगों में, जहाँ पे TMJ जॉइंट की प्रॉब्लम आती है. ये भी डेंटल में ही चेक किया जाता है TMJ की प्रॉब्लम. और जॉ लॉक, एक जॉ लॉक की ऐसी समस्या है जो यूजुअली कम उम्र में
बच्चों को थोड़ा सा मैसिकेट करने में इजी होता है, और वो ओरल डाइट छोटे बच्चे ज्यादा लेते हैं, पूरा मुंह नहीं खोलते हैं अपना, और पूरा मुंह ना खोलने की वजह से उनकी एक लिमिट निर्धारित हो जाती है यहाँ के लिगामेंट की, टीएनजे के। तो यहाँ से जो लिगामेंट होता है उसकी लेंथ जो होती है वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है, तो वो प्रॉपर अपना मुंह जो होता है वो खोल नहीं पाते हैं। ये जॉ लॉक की समस्या होती है, ये भी चेक की जाती है। एटलीस्ट आपके मुंह में आपकी ये 4 फिंगर्स को प्रॉपर अगर आप सीधे सीधे डालेंगे तो वो अंदर जानी चाहिए। ये सभी लोग एग्जामिन करके देख लें। जिनकी नहीं जाती है, यदि 3 उंगलियां जाती हैं तो ये समझ लीजिए कि वो चौथी उंगली भी जाना जरूरी है, इसको जॉ लॉक कहते हैं। तो इस तरीके से आपके समय समय पे डेंटल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत तो नहीं होती हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है, अगर इनमें से एक भी कमी हो गई तो निश्चित है आपको टीआर मिल जाएगा। फिर छोटी सी समस्या जब आती है ब्रेसेस की, जब आपके दांतों का जो शेप होता है वो अनइवन होता है, तो आपको वहां से भी अनफिट किया जाता है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो शॉर्ट टाइम में आप ब्रेसेस लगवा लें, या आप इतनी जल्दी आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट ले लें जिससे वो अलाइनमेंट क्लियर हो जाए। तो बेहतर है कि जिस किसी को मालूम है कि उसके दांतों में कोई इस तरीके की समस्या है, तो निश्चित अपने नियर बाई डेंटल सर्जन के पास जाके उस समस्या को क्योर कर लें। और डेंटल कैरीज अगर है तो निश्चित ही आगे चल के आपको आरसीटी करानी पड़ेगी। इससे बेहतर है पहले से फिलिंग करा के जाएं, क्योंकि आरसीटी का अगर आपको प्रावधान हो गया तो वो थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट है। दूसरा, कैपिंग आपके अलाउड होती है। ब्रेसेस एंड ब्रिजेस, इसके बारे में आप पहले से ही अवेयर रहें कि कोशिश करें कि ब्रेसेस ना लगे हों और ब्रिज ना बना हो। आर्टिफिशियली दांत, अगर आपको कहीं से आपने डेंटल एक्सट्रूजन करवाया है किसी भी टूथ का, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको आर्टिफिशियली दांत वहां पे लगवा के जाना है और कैपिंग वगैरह करा के फिट होके जाना है। ये तो हो गई दांत की। इसमें एक छोटा सा क्या एक लंबा सा चैप्टर है। आप कभी मुझसे कहेंगे तो मेरे टीम में जो डेंटल सर्जन है डॉक्टर दीपेश गुप्ता, वो मैं उनका आपका एक आधे घंटे का डेंटल का वीडियो मैं आपसे पर्सनली कहूंगा, जब आप कहेंगे मैं रिक्वेस्ट करके उनसे बनवा दूंगा। तो फिलहाल चूंकि डेंटल वाले बच्चे भी मेरे पास आते हैं, सारी समस्याएं लेके आते हैं, मैं उनको पूरा नरेट करके डॉक्टर दीपेश गुप्ता के पास भेज देता हूँ, वो उनकी समस्याएं सॉल्व कर देते हैं। पर पहले वो मेरे पास आते, इसलिए मुझे लगभग सारी जानकारी है, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर दी। ओके, सो ग्रेट सर। सो हम उनको भी बाद में बोर्ड पे लेंगे, बट इस वीडियो का मेन पर्पज है एक ही वीडियो में सारी चीज़ें इफ वी कैन कवर। जब हम स्पेशलाइजेशन में जाएंगे तो उनको ले आएंगे सर्टिफिकेटली। तो सर एक क्वेश्चन जो काफ़ी आता है बच्चों से कि ब्रेसेस के साथ मेडिकल्स में जा सकते हैं क्या? ब्रेसेस जैसे अगर पहले से लगे हों तो उसके साथ मेडिकल में जा सकते हैं, वो निकलवा के जाना है? हाँ, अगर आपके ब्रेसेस लगे हैं, रिसेंटली ब्रेसेस लगने का टाइम क्या है, ब्रेसेस लगे हुए आपको कितना समय हो गया है, यदि ब्रेसेस लगे हुए 90 डेज कंप्लीट हो चुके हैं तो आप ब्रेसेस के साथ जाके वहां बता सकते हैं कि मेरे को 90 डेज या 100 डेज कंप्लीट हो गए हैं और अभी इसका ट्रीटमेंट लगभग 30 दिन का और बचा है। तो अगर ये मेडिकल मिलेगा भी तो आपको उतना टाइम आपके पास एएमडी के लिए पर्याप्त है, आप ब्रेसेस हटवा के एएमडी जाएंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर 100 दिन के ऊपर 100-120 दिन के ऊपर हो गया है, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा लंबा होता है ब्रेसेस का, तो बेहतर विकल्प यही है कि आप ब्रेसेस हटवा दें, वो ज्यादा बेहतर है। ओके, बेटर। सो वन मोर थिंग सर, काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन आता है कि मेरे 2 दांत मिसिंग है, मेरा 1 दांत मिसिंग है, तो मैं उनको जनरली एक फ़ोटो भेजता हूँ डेंटल पॉइंट्स की कि आपने डेंटल पॉइंट्स कैलकुलेट करो। सो सर क्या दांत मिसिंग कितने अलाउड होते हैं, या व्हाट इज़ द रूलिंग ऑन दिस, एंड डेंटल पॉइंट्स क्या होते हैं? 28 at least you must have 28 teeth, 14 ऊपर 14 नीचे, ये दांत आपके होने चाहिए। यही हमारे 14 दांत जो होते हैं नीचे के और 14 दांत ऊपर के, ये फिट होने चाहिए, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी में प्रॉब्लम है तो वो ट्रीटेबल होती है, उसका ट्रीटमेंट होता है। अगर कोई मिसिंग है बीच का दांत तो आप उसमें एक्स्ट्रा टीथ लगवा सकते हैं। अगर आपका कोई दांत शार्प ज्यादा है, छोटा है, कोई अनफिट है, वो पर्टिकुलर टीथ, तो आप उसके ऊपर कैपिंग करवा सकते हैं। बट आपके वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए। उसमें से अगर किसी एक में भी कमी है
तो वो मेडिकल अनफिट का कारण बनता है। क्योंकि हमारे 4 विजडम टीथ होते हैं, 2 नीचे 2 ऊपर, तो 14 दूनी 28, यानी कि 14 into 2 is equal to 28 प्लस 4, 2 नीचे 2 ऊपर, यानी कि 2 नीचे 2 ऊपर विजडम टीथ, दैट विल कैलकुलेट 32। तो 32 दांत, 28 से 32 दांत हमारे स्वस्थ शरीर में होते हैं। किसी के 28, किसी के 30 और किसी के 32। जिसके विजडम टीथ चारों बाहर आ चुके होते हैं मैच्योरिटी में 18 से 20 साल या 24 साल में, तो उसके 32 दांत होते हैं। उसमें अगर 4 में वो, अब उसके बाद अगर विजडम टीथ या किसी उसमें कोई प्रॉब्लम भी है तो दैट विल मैनेज, वो 4 का मार्जिन लेके चलते हैं, 28 से 32 तक होता है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो टीआर जरूर मिलेगा, उसको पहले से ही क्योर करके जाएं। Okay. So sir, moving on to next section. Now let's move to dental का हमारा एक टिक हो गया सर, पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन ENT, ईयर नोज एंड Okay. टंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. So Ear, nose, throat. ear nose throat, sorry. I'm a science background, without maths background वाला हूँ सर. No problem at all. I was also the student of mathematics. I am an accidental physiotherapist. So sir, By the grace of God, I am an accidental physiotherapist. yes sir. अच्छा है सर, लोग डिफेंस एस्पिरेंट्स का भला हो गया, आप फिजियोथेरेपिस्ट बन गए. So sir, शायद भगवान ने यही करवाना था मुझे. बिल्कुल सर, बिल्कुल. एंड सर, नेक्स्ट लेट्स मूव टू ENT. सो ENT में व्हाट ऑल द डॉक्टर सीज, क्या चेक होता है, क्या एक्सपेक्टेड होता है? ओके, ईएनटी बहुत स्पेशल सेक्टर है. ईएनटी में मैं आपको बताता जा रहा हूँ. सबसे पहले बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें. लंबे समय तक अगर आपको जुकाम रह रहा है तो आप जरूर अपने ईएनटी सर्जन से मिल लें. बहुत सारे लोग लंबे जुकाम को भी अवॉइड करते हैं. वो सोचते हैं सीजनल है, वेदर चेंजिंग है. ऐसा कुछ अपने मन से थ्योरी मत बनाएं. अपने हमेशा याद रखें कि आप जिस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं उस लड़ाई में एक पड़ाव ऐसा आएगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ मेडिकल की बातें होंगी. वहां पे थ्योरी काम नहीं करेगी. वहां पे आपका एसएसबी हो चुका होगा, वहां आपका साइकोलॉजिकल एनालिसिस हो चुका होगा. सब कुछ होने के बाद मेडिकल पे जाना है तो मेडिकल को बिल्कुल नजरअंदाज और नेग्लिजेंस में मत डालें. जरूर जाएं ईएनटी के पास. तो पहली बात याद रखें कि ईएनटी में सबसे पहले डेविएटेड नेजल सेप्टम, दैट इज डीएनएस, मोस्ट कॉमनली चेक्ड बाय ENT सर्जन, दैट इज DNS, डेविएटेड नेजल सेप्टम. यहाँ पे सेप्टम का मतलब होता है अ पार्ट बाय विच द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड बिटवीन टू पार्ट्स. तो हम जब नाक के ऊपर ये फिंगर टिप रखते हैं और हिलाते हैं तो नाक हमारी हिलती है. हिलने में जो ऊपर ये चीज जो हिस्सा हिल रहा है हमारा, इसके ऊपर तो ये नेजल बोन है, और नीचे जो हिस्सा हिल रहा है इसके अंदर से एक कार्टिलेज नुमा दीवार है जो हमारे नाक के नोस्ट्रिल्स को डिवाइड करती है. उसके दाएं या बाएं शिफ्ट होने की वजह से नेजल सेप्टम जब हमारा डेविएट हो जाता है यानी शिफ्ट हो जाता है तो एक तरफ के नोस्ट्रिल्स में ब्लॉक होने लगता है और प्रॉपर ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है. इसलिए इसको डेविएटेड नेजल सेप्टम कहते हैं. बहुत सारे बच्चे इसमें मिथ होता है कि जरा सी नाक हल्की सी टेढ़ी क्या हो गई, वो लोग डीएनएस समझ लेते हैं. पर डीएनएस तब तक नहीं होता है जब तक वो ब्लॉक नहीं कर रहा होता है. तो हर नाक के एंगल का जरा सा टेढ़ा होना डीएनएस नहीं होता, वो सूडो डीएनएस होता है, नकली डीएनएस होता है. दूसरा, टर्मिनेट हाइपरट्रॉफी, यानी कि अंदर नाक के यहाँ पे इस जगह जहां मैं फिंगर टिप रख रहा हूँ ठीक यहाँ पे हमारे टर्मिनेट हाइपरट्रॉफी स्वेलिंग की वजह से भी हमारी नॉस्ट्रिल्स जो होती हैं वो चोक होने लगती हैं और उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा रहता है. साइनोसाइटिस एक बीमारी होती है जिसमें साइनस हमारे इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और हमें साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है. वो दैट कैन बी ऑल्सो मैनेज एंड ट्रीटेबल. और होता है हमारे नाक में एक सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है एलर्जिक रेनाइटिस, यानी कि हमें किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से, पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस से हमें एलर्जी होती है. फूलों से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है. जब हम उसके टच में आते हैं तो कंटिन्यूअसली स्नीजिंग, बार बार छींकें, 20-25 छींकें हमें लगातार आती हैं. तो उसमें क्या होता है कि एलर्जिक रेनाइटिस कहते हैं बार बार छींकें आना, और हमें किसी एलर्जिक कंडीशन की वजह से होती हैं वो.
तो इस तरीके से नाक में ये सारी चीजें होती हैं। कभी कभी हमें यूजुअली ठंडे और गर्म से नाक से ब्लीडिंग भी होने लगती है, ये भी कॉमन प्रोसेस होता है। हल्का सा हिट हो जाए, हल्का सा चोट लग जाए, तब भी हमें नेजल ब्लीडिंग होने लगती है, तो वहां पे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। ईयर में बात करें तो ईयर में सबसे जो मेन होता है परफोरेशन, वो बहुत कॉमन होता है। बहुत सारे लोगों के कान से पानी का बहना या टिम्पैनोस्क्लेरोसिस, पर्दे में कान के हल्का सा छेद होना, या आप ये समझ लीजिए कि किसी भी और बहुत सबसे कॉमन तो ईयर वैक्स है। ईयर वैक्स पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, और ईयर वैक्स इज ऑल्सो रीजन ऑफ मेडिकल अनफिट। और उसके बाद बच्चे कान सफाई करवाने जाते हैं और वो मेडिकल फिट हो जाते हैं बहुत छोटे, लेकिन आपको स्ट्रेस हो जाता है 40 दिन का, 42 दिन का, 35 दिन का, कि हमें एक अनफिट मिल गया। तो एटलीस्ट जब आप कान को चेक कराने जाएंगे, कान को साफ कराने, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि बेहतर स्कोप से चेक करवा लें कि कान में इसके अलावा तो, क्योंकि ईयर वैक्स जब होगा तो अंदर तक विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है, और जब ईयर वैक्स साफ हो जाता है तो विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है। इसलिए आपको ईएनटी में विशेष ध्यान ये अच्छा, एक चीज और नोट्स में मैं भूल गया था कि अपने आप से डायग्नोस करा के डीएनएस का ट्रीटमेंट सर्जिकल प्रोसीजर पे मत जाएं, क्योंकि उसके बाद सेप्टल हेमेटोमा बनने का चांस बहुत होता है। बहुत सारे लोग अगर 1 महीने 2 महीने पहले बिफोर एसएमबी अगर चले जाते हैं ईएनटी के पास कि सर हैविंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, फीलिंग आई एम फीलिंग डीएनएस, ये सर देखिए तो डीएनएस, उन्होंने कहा ठीक है डीएनएस तो है, मैं सर्जरी कर देता हूँ। तो एटलीस्ट आपके पास एक गैप होना चाहिए कि आपके पास 3 से 4 महीने एटलीस्ट होने चाहिए, तभी आप सर्जरी कराएं। अदरवाइज आप सर्जरी मत कराएं। सेप्टल हेमेटोमा की वजह से आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि फौज ये कहती है कि मैंने तो नहीं कहा था तो आपको डीएनएस है, आपने अपने आप सर्जरी कराई, हो सकता है आपके कोई और कारण इस वजह से आपने सर्जरी कराई, तो वहां पे भी सेप्टल हेमेटोमा से आपको रिजेक्शन मिल सकता है। अपने मन से इसमें कोई डिसीजन मत लें, प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर चेकअप करें। मैं वापस ईयर पे आता हूँ। तो ईयर में फिर उसके बाद परफोरेशन, टिम्पैनोस्क्लेरोसिस, ओटोमाइडोसिस, ये सारी बीमारियां ऐसी हैं। दूसरा एक ब्रेन, कभी कभी हमें नहीं मालूम होता है कि हमें दोनों कानों से प्रॉपर सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये हमें वहां पता चलता है जाके। तो एक बहुत छोटा सा टेस्ट होता है ब्रेन इवोक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, इसको कहते हैं बेरा टेस्ट। ये किसी भी ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाके आप बहुत सिंपल वे में करा सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा आपको कोई खर्चा नहीं करना होता है, लेकिन आप मेडिकल अनफिट होने से बच सकते हैं, टीआर लगने से बच सकते हैं। इसके बाद हम लोग थ्रोट में आते हैं। टॉन्सिलाइटिस बहुत कॉमन है, टॉन्सिल्स किसी के भी हो सकता है, टॉन्सिल वगैरह फूल जाते हैं, बहुत छोटा सा इन्फ्लेमेशन होता है। ठंडा पानी पीने से अगर गटकने में आपको दिक्कत आ रही है, ठंडा पानी पिया आपने, कभी कभी दिक्कत आती है, आप एक बार विजिट करें डॉक्टर के पास। सेप्टिक टॉन्सिलाइटिस हो जाता है लोगों को, जिसमें कि यहाँ पे पस बनने लगता है। तो आप अपने सर्जन से, ईएनटी सर्जन से एक बार विजिट कर लें। तीनों चीजों के एग्जामिनेशन, ईएनटी के तीनों के आपके वो प्रॉपर एग्जामिनेशन कर देंगे। थ्रोट में कभी कभी यहाँ पे आपके जो पैलेट होता है, पैलेट के ऊपर इन्फ्लेमेशन होता है, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आपको स्कोप डाला जाएगा निश्चित पैलेट में आपको अगर होगा तो कोई ना कोई आपको अनफिट कारण मिल सकता है। बेहतर ये रहेगा कि आप ईयरवैक्स को क्लीन कराने जब जाएं तो तीनों चीजों को ईएनटी के एक ही डॉक्टर तीनों चीजों का एग्जामिन कर देगा। आप उनसे मिलके अपनी प्रॉब्लम को बताएं, वो निश्चित सोल्यूशन देंगे। बट कोई भी सर्जिकल डिसीजन मत लें जब तक फौज आपको नहीं कहता है। फौज आपको कहने के बाद पूरा समय देता है, उस समय को यूटिलाइज करें। जी बिल्कुल सर। एंड सर ईयर हो गया, नोज हो गया, थ्रोट में सर, थ्रोट में एनी टेस्ट विच इज बीइंग सीन? हाँ, थ्रोट में आपके स्कोप से चेक करते हैं, यहाँ पे एंडोस्कोप। यहाँ पे हमारे एक तो होता है फेरेंजाइटिस, एक होता है लेरेंजाइटिस। अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, आपकी वॉइस भारी है, आपकी वॉइस महीन है, आपको लेरिंग्स में कोई प्रॉब्लम है, आपको बोलने में आपकी वॉइस फटी फटी आ रही है, आप
सही तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं, या आप बहुत धीमे बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तेज ही होता है, या आपका गला बैठ रहा है बार बार, तो ये लेरेंजाइटिस की प्रॉब्लम है। और ये एक्चुअली नेजल सेप्टम से, यहाँ से जो हमारा ट्रैक गया है, ये जाके यहाँ पे जब कॉमनली इसोफेगस में फेरिंग्स में मिलता है तो एक नेजोफेरिंग्स होता है, और ये जो हम माउथ एंड बकल कैविटी से जाते हैं इसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं। तो अगर आपको खाना खा के गटकने में, थूक गटकने में कोई दिक्कत आ रही है, स्पूटम को अंदर लेने में, गटकने में, पानी पीने में, तो ये समझ लीजिए ओरोफेरिंग्स में कोई दिक्कत है आपके, यानी ओरल कैविटी से जाते हुए यहाँ पे। और अगर आपको नाक से सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ ऐसा आप समझ रहे हैं बार बार आपको जुकाम हो रहा है और यहाँ दर्द हो रहा है, समझ लीजिए कि आपको नेजोफेरिंग्स में कोई प्रॉब्लम है। तो फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, these are the common terms। आप इसको चेक करा लीजिए, उसके बाद मेडिकल्स में जाइए, बहुत इजीली एंटीबायोटिक ड्रग से सब ठीक हो जाते हैं। सर आपके सेंटर पे ईएनटी स्पेशलिस्ट आपका है टीम में आपके कोई, ताकि बच्चे? हाँ, मेरी टीम में जितने भी आपने नाम लिए, डेंटल, आई, ईएनटी, सर्जिकल एंड मेडिसिन, ये पूरी मेरी टीम है, एक पूरी टीम काम करती है। और इस टीम को हम लोग अपने अपने काम को डेडिकेशन से करते हैं। बट चूंकि फ्रंट फेस मैं हूँ, दैट इज बिकॉज टीआर जब आता है तो फ्रंट फेस मुझे करना पड़ता है, और फिर उसके बाद मुझे डायरेक्ट कर देना पड़ता है, और आगे बढ़ जाते हैं लोग। ओके, ग्रेट। सो गाइज, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है मेडिकल में, या मैं सजेस्ट करता हूँ इनफैक्ट रिटर्न से पहले आपका ये सपना इनफैक्ट आप इस जर्नी पे शुरू करें, तो एक बार आप सर के सेंटर पे ज़रूर जाइए, सो दैट यू नो इफ़ इट्स वर्थ फाइटिंग फॉर और नॉट। बिकॉज काफ़ी मेरे दोस्त हैं सर जिनका मेडिकल में रह जाता है, जस्ट बिकॉज दे हैव बीन इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट कि यार देखी जाएगी तब की तब। बच्चा रियलाइज़ नहीं करता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद एकदम जैसे वो मटका बना रहा है वो सडनली टूट गया। एक रिसेंटली मेरा कोर्समेट है सर, सो वो उसका कलर ब्लाइंड था, वो इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, एनी डॉक्टर कुड हैव, एनी आई स्पेशलिस्ट कुड हैव चेक्ड इट, बट कलर ब्लाइंड की वजह से ही वॉज नॉट एबल टू मेक इट इन माई कोर्स, एंड बट ही वर्कड सो हार्ड बिकॉज वो जज्बा तो होता ही है, एंड नाउ इज इन IS सत्यम गांधी। सो इसलिए आप इग्नोरेंट मत बनिए, ठीक है? ओके गाइस, सो अभी तक आपने देखा कि कैसे डेंटल, ENT ये 2 दिन के निकल गए, अब रह गए लास्ट के 3 दिन। सो सर लेट्स मूव टू आई सेक्शन। और आई सेक्शन में भी काफ़ी बच्चों के डाउट्स होते हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा जो मेरे पास आज तक डाउट्स हुए वो आई स्पेशलिस्ट के रिगार्डिंग है सबसे ज़्यादा। सबका एक ही क्वेश्चन है, नंबर कितना चाहिए, तो आई साइट कितनी चाहिए, जबकि सब कुछ नेट पे इजीली अवेलेबल है, बट स्टिल उनको वो डेटा उठा के वहाँ पर देना। तो सर आप प्लीज़ आई टेस्ट क्या क्या होते हैं, कलर ब्लाइंड कौन सी सर्विस के लिए कितना होता है, कितना नंबर सब सर्विस का अलाउड होता है, जो भी आपको नॉलेज है इसके बारे में प्लीज़ शेयर कीजिए सर हमारे साथ। श्योर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आई के बारे में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट थिंग होता है नोटिफिकेशन। हर पोस्ट के लिए, हर एंट्री के लिए, हर सेक्शन के लिए एक नोटिफिकेशन जब होता है तो आई के नोटिफिकेशन चेंज होते हैं। जैसे डिफॉर्मिटीज के नोटिफिकेशन चेंज नहीं होते, यूनिवर्सल लेवल है वो। डेंटल के यूनिवर्सल पॉइंट्स होते हैं, ENT के यूनिवर्सल पॉइंट्स होते हैं, सर्जिकल के यूनिवर्सल पॉइंट्स होते हैं, मेडिसिन के यूनिवर्सल पॉइंट्स होते हैं, बट आई के यूनिवर्सल पॉइंट्स नहीं होते हैं। सर्टेन एज के बाद आपको लेसिंग भी अलाउड होता है, सर्टेन एज के बाद नंबर भी अलाउड होता है, सर्टेन पोस्ट के लिए नंबर ज्यादा भी अलाउड होता है, सर्टेन पोस्ट के लिए नंबर बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। कैडर भी मैटर करता है, आप फ्लाइंग के लिए जा रहे हैं, आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, आप किसके लिए जा रहे हैं, आप इंजीनियरिंग एंट्री हैं, आप TGC हैं, TES हैं, बहुत सारे अपने अपने डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। तो आई में कुछ चीजें यूनिवर्सल चेक होती हैं, कुछ चीजें जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए, किस एज में और किस ग्रुप में जा रहे हैं। तो पहला मैं शुरू करता हूं आई के लिए नंबर से। पहली बार तो कोशिश ये करनी चाहिए कि नंबर ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। आप 6x6 आईज हो आपके, तो यूनिवर्सल चीज है कि 6x6 आई हो आपकी और आपके नंबर ना हो। पहली चीज जो कि मैनेज किया जा सकता है
16 से लेके और 19 के बीच में। नंबर भी हट सकता है, 6/6 भी हो सकता है, सारे पैरामीटर्स फुलफिल हो सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस हो अगर आपके पास, तो आपको किसी भी आई में प्रॉब्लम, आई के किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर दूसरा, चलिए कुछ लोग मुझसे अभी जुड़े हैं, कुछ लोग बहुत बाद में जुड़े होंगे, कुछ लोग नहीं भी जुड़ पाएंगे, टीआर के बाद ही आते हैं। तो उसमें नोटिफिकेशन में ये देख लीजिएगा ऑफिसर एंट्री में कि स्पेक्स अलाउड भी किए जाते हैं विद प्रॉपर सर्टिफिकेट। देन आई के सर्जन के सर्टिफिकेट के साथ अगर आपके नोटिफिकेशन में आपको नंबर अलाउ है कि 2.75 तक आप अलाउ करते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है। अगर वो आपसे नोटिफिकेशन में पूछते हैं कि आपने लेसिक करवाया है पहले, तो आप उसमें क्लियर ब्रीफ करिए कि लेसिक किस डेट में हुआ था। 6 महीने का गैप होना चाहिए आपके असेंबली में और लेसिक में, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए प्रॉपर। लेसिक भी अलाउड करते हैं, बट सभी एंट्रीज में लेसिक अलाउड नहीं है। ऑफिसर एंट्री में लेसिक अलाउड है, लेकिन ए सर्टेन कंडीशन, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं। गॉगल्स स्पेक्स भी अलाउड होते हैं। 6/36, 6/30, 6/9 इस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है। सभी नोटिफिकेशन को केयरफुली पढ़ें। हर एंट्री का नोटिफिकेशन आई का अलग अलग होता है। उसमें यूनिवर्सल चीज जो होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपकी एक्सियल लेंथ जो है वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, दैट इज 26 mm, नॉट मोर देन 26 mm, ये लेस देन 26 mm ही होनी चाहिए। दूसरा, आपकी जो आई है, आई का जो क्या नाम है, विजन है, विजन आपको स्पेक्स के साथ प्रॉपर देना। उसका एक सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट को आप आई सर्जन से बनवा सकते हैं अपने। आई में प्यूपिल आपकी डायलेट नहीं होनी चाहिए, कैटरैक्ट आपको नहीं होना चाहिए, आई में कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए, आई में किसी भी तरीके की अंदर रेडनेस नहीं होनी चाहिए कैपिलरीज में। तो ये इस तरीके की कुछ कॉमन चीजें हैं, ये कॉमन बातें हैं। और जो अनकॉमन है वो मैंने बात बताई आपको कि हर ग्रेड के लिए, हर एज के लिए, हर एंट्री के लिए नोटिफिकेशन अलग अलग होता है। तो आप उस नोटिफिकेशन को केयरफुली पढ़ें और उसके बाद उस पर देखें कि अगर आप फिट उस क्राइटेरिया में नहीं है तो आप आई सर्जन से मिलें। यदि आपको हेल्पलेस और होपलेस फील हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, क्योंकि चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो, चाहे एक्सियल लेंथ हो, चाहे किसी भी तरीके की आई की कोई प्रॉब्लम हो, सभी के सॉल्यूशन मौजूद हैं। बस डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है और आप कितने दूर हमसे बैठे हैं, वहां से आने में आपको कितना समय लगता है। ये सारी चीजों को आप ब्रीफली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ग्रेट। सो सर, इसमें एक चीज़ जो आपने लेजिक वाली बोली, काफ़ी बच्चे पूछते हैं लेजिक करा सकते हैं नहीं। सो एनडीए एंट्री एंड टीएस एंट्री, बिकॉज जो उसमें एज होती है बच्चों की, दैट इज़ दे आर स्टिल अ टीनेजर नॉट अडल्ट्स। सो सर उसमें लेजिक अलाउड नहीं होता है जनरली, एंड नहीं अलाउड है, नहीं नहीं अलाउड allowed है। ओनली आप अडल्ट के बाद, अडल्ट बनने के बाद अपनी लेजिक करा सकते हैं ना सर, इफ दिस इज द रूल। 18 वर्ष के ऊपर का कोई भी बच्चा, 18 वर्ष से लेके और लगभग 24 वर्ष तक आप कभी भी लेसिक कराएंगे, लेसिक सक्सेस होगा, नंबर 1, आपकी एक्सियल लेंथ नहीं बढ़ेगी। बट 18 या 19 साल से पहले, 18-19 साल से पहले अगर आप लेसिक कराते हैं तो निश्चित है आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी और वो दैट कैन बी मेजर। तो इसलिए आप लेसिक तभी कराएं जब आप पूरी तरीके से कंप्लीट मैच्योर हो गए हो। इसलिए ना कराएं कि आपको एनडीए में जाना है, आपको जल्दी से चश्मा ज्यादा नंबर का लगा हुआ है और आपको एनडीए में ऐसे मतलब मेडिकल बोर्ड में जाना है, इसलिए वो जल्दीबाजी ना करें, आपको अनफिट कर दिया जाएगा। दूसरा एक कारण और मैं बता देता हूँ, रिफ्रैक्टिव एरर जब भी आपको मिले, अगर आपकी एज ऊपर हो तो ही आप लेसिक को ट्राई करें। अगर आपकी अंडर एज है और आप माइनर में आ रहे हैं, लेसिक पे बिल्कुल नहीं जाए, वो सोल्यूशन आपके लिए नहीं बना है। लेसिक के बीच में और आपके असेंबली के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए। ओके ग्रेट। सो अगर आपका आईज में नंबर है और वो एक्सरसाइज के थ्रू नहीं ठीक हो रहा है,
तो आप लेजिक कराइए, लेकिन 6 मंथ्स का गैप ज़रूर रखिए। सो 6 मंथ्स गैप AMB जरूर और RMB में पॉसिबल नहीं है। सो आप पहले ही कराइए, और नहीं तभी है, कराइए अगर आपको पहले लग करा रहा है ली। कि मेच्योर्ड है, आप अडल्ट है। और NDA और TS एंट्री के लिए, बिकॉज आप एक टीनेजर होते हैं, सो लेजिक इज नॉट अलाउड। सो ये मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, प्लीज़ मुझसे मत पूछना आखिरी बार। सो एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको रिफ्रैक्टिव एरर भी क्योर हो सकता है, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको कलर ब्लाइंडनेस के लिए टाइम देना पड़ेगा। आपको एक्सियल लेंथ के लिए टाइम देना पड़ेगा। आपको किसी भी कॉर्निया की कोई प्रॉब्लम हो, व्हाटएवर, मुझे मतलब नहीं क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जो भी है सोल्यूशन एक ही है, सोल्यूशन ग्रेट, यहीं पे मिलेगा आपको। ग्रेट। सो गाइज, आपने जैसे सुना, एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, एंड देयर आर ओनली वन पर्सन हु कैन सॉल्व इट, दैट इज हिज टीम। ठीक है, सो आप इनको कांटेक्ट करो। कोई भी आपको मेडिकल दिक्कत है, थोड़ा जल्दी कांटेक्ट करो अभी, आपकी जर्नी शुरू होने से पहले, सो दैट आराम से सर टीम कैन वर्क ऑन इट। ठीक है, एंड ओके सर। सो 3 days हो गए हमारे, लास्ट के 2 दिन रह गए। अब कैंडिडेट खुश है काफ़ी, और लास्ट मेडिसिन पे आ गए सर। अब हम सेकंड लास्ट, सो 4th डे मेडिसिन। मेडिसिन में क्या क्या टेस्ट होते हैं सर, और ओके, क्या क्या चेक होता है सर? मेडिसिन में हम जितने भी स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं उनको एग्जामिन करते हैं। उसमें हमारे स्पेशल ऑर्गन्स में हार्ट भी आता है, स्पेशल ऑर्गन में हमारे लीवर भी आता है, किडनी भी आता है, लंग्स भी आते हैं, तो ये स्किन भी आती है, और जितने भी स्पेशल ऑर्गन्स हैं वो हमारे इसमें चेक किए जाते हैं। हार्ट के लिए हम लोग सबसे पहले एक मेजरमेंट करते हैं ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर के साथ साथ हम पल्स को मेजर करते हैं, पल्स के साथ हम लोग ECG लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अगर ECG में कोई प्रॉब्लम आती है तो ब्रेडिकार्डिया है या टेकीकार्डिया है, हार्ट के एबनॉर्मल साउंड्स हैं, किसी भी सर्टेन कंडीशन में अगर आप की हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम लोग सबसे पहले मेजर करते हैं। तो इस तरीके से हार्ट को, लंग्स में हम लोग PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, लंग्स की वाइटल कैपेसिटी चेक होती है, एक्सेल और इनहेल के प्रोसेस होते हैं वो चेक होते हैं, और लंग्स के साथ साथ हम लोग लीवर के फंक्शन टेस्ट LFT, दैट इज LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT फॉर किडनी फंक्शन टेस्ट, और लिपिड प्रोफाइल हम लोग चेक करते हैं, यूरिन को रैंडम एंड माइक्रोस्कोपिक चेक करते हैं, और आपका एक छोटा सा टेस्ट होता है CBC, दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट चेक होता है, स्प्लीन चेक करते हैं, इंटेस्टाइन चेक करते हैं। तो हर तरीके से हम लोग आश्वस्त होना चाहते हैं कि आपके किसी भी ऑर्गन में, स्पेशल ऑर्गन जो कि हम लोगों का एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक रीजन, दीज आर अवर स्पेशल ऑर्गन्स। एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी, इन्हीं दोनों में हमारे सारे स्पेशल ऑर्गन्स हैं, इंक्लूडिंग ऑल। तो उसमें गॉल ब्लैडर भी है, उसमें किडनी भी है, उसमें लीवर भी है, उसमें स्प्लीन भी है, उसमें इंटेस्टाइन भी है, उसमें बहुत जो भी लंग्स भी है। तो इस तरीके से हम लोग सारे स्पेशल ऑर्गन्स को एग्जामिन करते हैं, फिजिकली भी और रेडियोलॉजिकली भी, और तीसरा हिमेटोलॉजिकली भी, यानी ब्लड की एग्जामिन भी होंगे, एक्सरेज एंड MRIs भी होंगे, है ना, और फिजिकली एग्जामिन भी होगा। तो इसलिए बी अवेयर फॉर स्पेशल ऑर्गन्स, क्योंकि ये दिखते नहीं है खराब, ये अंदर में इनके कमी होती है, आपको मालूम भी नहीं होता है, बिकॉज यू आर इन यंग एज में नहीं मालूम देता है कि कोई कमी है। इसके लिए प्रॉपर एक बार मेरे पास आके एग्जामिन करवा लें, या कहीं भी एग्जामिन करवा लें, जो डिफेंस के स्टैंडर्ड्स पे होते हैं। सिविल स्टैंडर्ड्स के एग्जामिन पे बिल्कुल मत जाएं, डिफेंस के स्टैंडर्ड्स और सिविल के स्टैंडर्ड्स बहुत अलग अलग होते हैं। यस। सो सर, कुछ टेस्ट जो मेरे को याद है मेडिसिन के टाइम, एक तो सर हाइपर हाइड्रोसिस, स्वेटी पाम्स, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। मेरे बैच में भी 2-3 लोग ऐसे TR मिला था, और मेरे को भी प्रॉब्लम था, लेकिन आई वॉज लकी कि उस दिन मैंने सोच नहीं रहा था उस बारे में, और जब मैं कमरे में गया, आई वॉज द लास्ट वन, और पूरा AC फुल ब्लास्ट पे था। सो आई वॉज स्टैंडिंग एकदम बट नेकेड, एंड हाथ के पीछे करके AC पे लगा लिया और थोड़ा चूना लगा लिया। ये सब चीज़ें मेरे सीनियर्स ने मेरे को बताया था करने को। लेकिन अगर ये बच्चा क्योर करना चाहे हाइपर हाइड्रोसिस, स्वेटी पाम्स, तो कैसे कर सकते हैं सर?
ओके, देखिए ये इट कम्स इन स्किन पार्ट। ये जो स्किन में देखिए स्किन के भी कई, स्किन में आपको पैचेस हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को स्किन में पैच होता है, वो व्हाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, मेरे दाग हैं स्किन में, ये है वो है। तो ये एक क्वेरी है, जनरल क्वेरी है। स्वेटी पाल्म्स जो होता है वो बहुत आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। उसके लिए लोगों को चूना लगाने की, फिटकरी लगाने की, हाथ को पोंछने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वेटी पाल्म्स ऐसा तो नहीं है कि आप अंदर चले गए तो स्वेटी पाल्म्स आपको दिक्कत नहीं करेगा, दिक्कत वहां भी करेगा आपको। पहले तो सिर्फ स्वेटी पाल्म्स चेक होते थे, अब प्लांटर सरफेस भी चेक होती है, फुट भी चेक होता है। तो वो भी दोनों, अब आप हाथ तो पोंछ सकते हो, पैरों का क्या करेंगे आप? दूसरा, नर्वसनेस में ये ज्यादा हमारे मतलब हो जाता है, तो इसलिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हाथों में पसीना आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली क्योर हो जाता है, विद इन टाइम क्योर हो जाता है। बेहतर है कि आप अपने अपील करने से पहले ठीक हो जाएं, वो ज्यादा बढ़िया है कि अपील करके फिर आप मेरे पास आए और ठीक हो। दूसरा, स्पेशल ऑर्गन्स में हम लोग जब बात कर रहे थे तो एक चीज छूट गई थी कि जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं ये ऑफिसर ग्रेड में बहुत माइन्यूट चेकिंग होती है इसकी। सोल्जर ग्रेड पे एक बार आपको अवॉइड किया जा सकता है, एमआरआई वगैरह नहीं होगा आपका, सिंपली आपको फिजिकल एग्जामिन करके, हेमाटोलॉजिकल एग्जामिन करके चेक कर लेते हैं। और सोल्जर में 5 से 6 बस ब्लड के एग्जामिन होते हैं। बट ऑफिसर ग्रेड में याद रखिए, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो हेमाटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो जो भी एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए और आईएमए के लिए ट्राई कर रहे हैं और ओटीए के लिए जो भी ऑफिसर ग्रेड के लिए जा रहे हैं, वो बी केयरफुल कि आपके सारे एग्जामिनेशन वहां होंगे, इसलिए उसको पहले से करके रखें। स्वेटी पाल्म्स हो गया या हाइपरहाइड्रोसिस हो गया, बहुत इजीली क्योर हो जाता है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा, मैं माउथ एंड बक्कल कैविटी में एक चीज बताना भूल गया था, दैट इज टंग टाई। बहुत सारे लोगों को टंग टाई होता है और उसमें प्रॉब्लम होती है, तो उसमें बहुत छोटा सा एक माइनर सा कट लगवाया जाता है टंग के नीचे टाइटनेस पे, वो बहुत इजीली क्योर हो जाता है। किसी भी डेंटल सर्जन के पास जाकर आप वो काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट जी, तो सर हाइपरहाइड्रोसिस का सर की टीम के पास है इलाज। एंड उसके बाद सर एक टेस्ट मेरे को और याद है मेडिसिन में, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, कि वो एक सीधी रेखा पे चलाने की कोशिश करता है आपको, वर्टिगो या कुछ ऐसे बोलते हैं सर इसको, मेरे को याद नहीं आ रहा। आपको वर्टिगो टेस्ट होता है, वर्टिगो टेस्ट होता है, बट वो बहुत कॉमन नहीं है किसी उसमें, मैं नहीं समझता हूँ, बहुत कम बच्चे, क्योंकि वर्टिगो में ये होता है अगर आप दो बातें चेक होती है उसमें, स्क्विंट भी चेक होता है आपका, वर्टिगो भी इसलिए चेक होता है, बैलेंसिंग आपकी ईयर ड्रम प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं तो बैलेंसिंग प्रॉपर होगी आपके, तो इसलिए वो बहुत कॉमन नहीं, और बहुत मतलब उसमें मैंने किसी को अनफिट होते हुए नहीं देखा है, वो सबके लिए क्लियर होता है, बहुत कम बच्चों में। कन्वर्जन्स आई में बताना भूल गया था, स्क्विंट कन्वर्जन्स ये सब बहुत कॉमन होते हैं। एक्चुअली ये बहुत बड़ा सेक्टर है, तो मैं कहूँ कि अगर मैं दिन भर इस पे बात करूंगा तो दिन भर कम पड़ जाएगा, मेरे पास इतना बताने के लिए है। लेकिन क्या होता है कि अब चूंकि क्या होता है, समय का अभाव भी रहता है, दूसरा हम कितना भी बता लें, जब तक किसी बंदे को परेशानी नहीं होगी तब तक वो सोल्यूशन ढूंढता नहीं है। तो अवेयरनेस के लिए हम लोग एक छोटा सा ब्रीफ कर सकते हैं, बट अब तो जिसको जरूरत हो वो खुद ही क्वेश्चन और आंसर वाला लाइव एक सेशन कर लेंगे, उसमें बच्चे लाइव क्वेश्चन आंसर कर लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। आज के वीडियो के बाद दिस गाइस इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेडिकल प्रोसीजर। इसके बाद हम सर की टीम के साथ भी मुलाकात करेंगे और इन डिटेल जाएंगे कि ये मेडिकल प्रोसीजर है क्या, इतना क्या क्रेज़ है इसका कि यार मेडिकल में आधे लोग आउट जाते हैं, जो भी हुआ बन रखा है। सो सर एक मेडिसिन में हाइपरटेंशन भी चेक होता है, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने आपको अभी ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। यस सर। तो उसके बाद अगर जैसे किसी बच्चे का वो ज्यादा आ जाए, 130 के ऊपर आ जाए, पैरामीटर्स, यस सर। ओके, पैरामीटर्स में 120/90 120 और by 90 is your sufficient blood pressure, plus minus 5 to 10, यानी कि उस सर्टेन कंडीशन में आप 90 से 5 अबव हैं और 120 से 10 अबव हैं, वो भी नॉर्मल की कंडीशन कंसीडर किया जा सकता है।
अगर 130 के ऊपर आप जा रहे हैं और 95 के ऊपर, 96 के ऊपर आप जा रहे हैं, दैट विल नॉट कंसीडर बी नॉर्मल। इसलिए आपको अपना ब्लड प्रेशर को 120/80 कंसीडर करके चलना है। अगर इससे ऊपर जा रहे हैं, दैट विल बिकम हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन को बचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हाइपरटेंशन कैन बी सॉल्व इजीली, तो इसलिए उसमें परेशान होने की कोई ऐसी जरूरत नहीं। ग्रेट। एंड सर, एक आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आईज में कन्वर्जेंस छूट गया था। सो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, आई हैड ऑल्सो गॉट TR इन कन्वर्जेंस, लेकिन आई वॉज लकी आई हैड अ डॉक्टर लाइक सर ओनली, एंड उन्होंने बस मेरे को कुछ एक्सरसाइजेज बताई और वही मैंने काफ़ी 40 दिन की एक्सरसाइजेज, और मेरा वो स्ट्रेंथन हो गई वो मसल्स जो कन्वर्जेंस के लिए रिक्वायर्ड थी। सो सर, नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट एंड फाइनल सेक्शन, सर्जिकल, एंड वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें भी काफ़ी TR आते हैं, नॉक नीज, फ्लैट फुट, एंगल, ये वो, फटकाना धमकाना। सो सर, प्लीज़ आप सर्जिकल के अगर इस सेक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं सर। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे नॉलेजेबल और मेरे इंटरेस्ट का पार्ट अब आपने पूछा। अभी तक तो ये सारे जितने भी पार्ट थे उसमें मैं एक जैक इन ऑल ट्रेड वाला हाल हूँ, बट मास्टर ऑफ वन अगर बात करें तो आई एम मच कॉन्फिडेंट अबाउट माय पोर्शन। तो सर्जिकल पोर्शन में हम लोग टॉप टू बॉटम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, यानी कि हड्डी और मांसपेशी संबंधी है ये पूरा जो पोर्शन है, इसमें आप जितने भी जॉइंट्स हैं, जितनी भी मसल्स हैं, जितने भी लिगामेंट्स हैं, जितने भी बर्सा हैं, जितना भी फाशिया है, सब इन्वॉल्व होता है। तो इसमें 206 हड्डियां इन्वॉल्व होने वाली हैं, 750 मसल्स इन्वॉल्व होने वाली हैं और अनगिनत जॉइंट्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो इसलिए इसको बहुत केयरफुली आप लोग समझिएगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, सर्जिकल के बारे में अभी तो हम ब्रीफ कर रहे हैं 5-7 मिनट या 10 मिनट, बट मैं एक पूरा 1 घंटा चाहूंगा कि आप अगला जो एपिसोड, अगले के अगला या जो भी आप प्लान करें, तो उसमें सर्जिकल को मुझे पूरा 1 घंटा दें, क्योंकि इसकी वजह से डन सर, डन। मैंने लगभग 50 से 60% बच्चों को कैरियर खत्म करते देखा है। You're right sir, you're right. इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू, मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ इंटरव्यू होने वाला है, केयरफुली समझें। हमारी जो हेड है, स्कल है, स्कल हमारा बेस्ड है इस एक्सिस पे, यानी कि हेड का जो पूरा ये हेड हमारा है, यहाँ पे हमारे मैनुब्रियम प्रोसेस होता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हमारा, तो वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा ये हेड एंड होता है। तो ये एटलस और एक्सिस बनाता है, इट मेक्स एटलस एंड एक्सिस। तो एटलस जो होता है वो एक्सिस पे टिका हुआ होता है, यहाँ से हमारी वर्टिब्रल कॉलम शुरू होती है और टेल बोन जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे जाके वो लगभग खत्म होती है। वहां से स्पाइन के 3 हिस्से होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के। पहला कॉलम होता है, उसको सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होती हैं, लंबर वर्टिब्रा 5 होती हैं, और उसके बाद सैक्रम और कॉक्सिक्स जो कि फ्यूज्ड होती हैं, लेकिन वो 5 और 4 के रूप में होती गिनती हैं। तो इस तरीके से हम बैक साइड से शुरू करते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, स्पेंडाइलोलिस्थोसिस, ये 3 तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, मेडिकल में चेक होती हैं। स्पॉन्डिलोसिस मतलब कि आपके जो अलाइनमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम है वर्टिब्रल कॉलम के। स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि जहां पे कोई इन्फ्लेमेशन है वर्टिब्रल कॉलम का। स्पेंडाइलोलिस्थेसिस यानी कि वर्टिब्रल कॉलम का डिस्प्लेसमेंट है। ये 3 तरीके से एग्जामिन किया जाता है, यही चीज सर्वाइकल, यही चीज थोरेसिक और यही चीज लंबर में होती है। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया। फिर उसके बाद हमारे जो पीठ का हिस्सा होता है, यानी कि छाती के ठीक पीछे का हिस्सा, थोरेसिक पार्ट होता है, वहां पे कर्व चेक होता है, उसको कहते हैं काइफोसिस, यानी कि आपका कर्व जितना होना चाहिए उतना है या नहीं है। आप अगर आगे झुके हुए हैं, इस तरीके से बेंट हैं ज्यादा, तो इसको काइफोसिस कहेंगे। यदि आपकी वर्टिब्रल कॉलम में कर्व राइट साइड और लेफ्ट साइड पे है,
तो उसको स्कोलियोसिस कहेंगे। कभी कभी काइफोस्कोलियोसिस दोनों हो जाता है, यानी आप आगे भी झुके हैं और साइड में भी टिल्ट हैं, तो वो काइफोस्कोलियोटिक होता है। स्कोलियोसिस लंबर एरिया में भी हो सकता है, थोरेसिक एरिया में भी हो सकता है। तो इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम का एग्जामिनेशन होता है। पीआईवीडी, प्रोलेप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होनी चाहिए आपको, किसी भी तरीके का नर्व कंप्रेशन नहीं होना चाहिए आपको, स्पाइना बाइफिडा नहीं होना चाहिए आपको। तो ये वर्टिब्रल कॉलम के एग्जामिनेशन होते हैं। इसके बाद हम लोग शोल्डर पे आते हैं। शोल्डर के दोनों, शीशे में खड़े होकर देख लीजिएगा कि शोल्डर के दोनों जो एंड पार्ट्स हैं, जहां से शोल्डर जॉइंट, जहां से आपका आर्म एरिया शुरू हो रहा है, और वहां वो दोनों बैलेंस होने चाहिए। अगर वो ऊपर नीचे है तो ड्रूपिंग शोल्डर की आपको प्रॉब्लम है। दूसरा कि अगर आपका स्कैपुलर रीजन होता है जस्ट स्पाइन के दोनों साइड पे स्कैपुला होता है, अगर स्कैपुला में कोई प्रॉब्लम है, ऊपर नीचे है, तो वो विंगिंग ऑफ स्कैपुला की प्रॉब्लम कहलाती है। इसके बाद आते हैं हम लोग फ्रंट पे, यहाँ पे पिजन चेस्ट, यानी कि अगर हमारे रिब्स में कोई प्रॉब्लम होती है, सही तरीके से नहीं है, तो उसको पिजन चेस्ट कहते हैं हम लोग। पेक्टस एक्सक्वेटम के नाम से भी इसको जानते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने पेल्विस एरिया में। पेल्विस जो है हमारी 3 बोन से बनी हुई होती है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। अगर इसमें कहीं कोई इरेगुलेशन है तो उसको पेल्विक गर्डल डिफॉर्मिटी कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे शोल्डर के जस्ट नीचे एल्बो पे। एल्बो में अगर एल्बो में एंगल 5, एल्बो के जॉइंट का जो एंगल होता है इन रेस्पेक्टिव टू फोर आर्म एंड आर्म, that should be not much more than 15 degree, not less than 5 degree। 5 to 15 डिग्री के बीच में आपके एल्बो जॉइंट का एंगल होना चाहिए। अगर 5 से नीचे है तो that will come in cubitus varus, 15 के ऊपर है that will come in cubitus valgus। और अगर स्ट्रेट करने पे हाथ को, अगर एंगल नीचे की तरफ आपका एल्बो जा रहा है, हाथ को जोर से मारने पे हाथ नीचे की, एल्बो ऊपर जा रहा है और ये हैंड नीचे जा रहा है, that will come in hyper extension elbow। और अगर हाथ मारने पे ये हाथ पूरा 180 डिग्री पे नहीं खुल रहा है तो ये रिस्ट्रिक्टेड एल्बो जॉइंट मूवमेंट है। तो इस तरीके से इसमें एल्बो में 4 तरीके की समस्याएं आती हैं। उसी तरीके से डेविएशन टेस्ट होता है, अल्नर डेविएशन, रेडियल डेविएशन, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। कई बच्चों को हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी सिंड्रोम होता है। उनकी ये उंगलियां बचपन में खेल खेल में वो चिपकाते थे और कहते थे देखो मेरी छू रही है, बाकी किसी की नहीं छू रही। तो एक बीमारी है, उसको हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी सिंड्रोम कहते हैं। एक एक फिंगर की डिजिट्स भी चेक की जाती हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम चेक किया जाता है। हाथों में अगर आपके झंझनाहट आ रही है, यहाँ पे अगर कहीं आपको दर्द हो रहा है, गैंग्लियन इसमें निकल आता है, बहुत कॉमन है, गैंग्लियन के एग्जामिन होते हैं। फिर उसके बाद कम इनटू पेल्विस पार्ट। पेल्विस के मैंने बता दिया, पेल्विक गर्डल डिफॉर्मिटी, अगर पेल्विस का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है। उसके बाद पेल्विस से अटैच होता है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में अगर कहीं भी आपको चलने में बकलिंग हो रही है, चलने में बैलेंस नहीं बन रहा है, खड़े होने में बैलेंस नहीं बन रहा है, तो आपको हिप जो है वो ड्रूपिंग हिप की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद हम लोग नी में आते हैं। नी में आपके नॉक नीज हो सकता है, बो लेग हो सकता है, और हाइपर एक्सटेंशन एल्बो, हाइपर एक्सटेंशन नी जॉइंट हो सकता है। तो इस तरीके से नी में जीनू रिकर्वेटम, जीनू वेलगम एंड जीनू वेरस, ये 3 तरीके की प्रॉब्लम नी जॉइंट में आती है। नी जॉइंट के बाद हम फ्लैट फुट पे जाते हैं। फुट अगर हमारे में तलवा हमारा जो है वो प्लेन है तो फ्लैट फुट की प्रॉब्लम आती है, इसको पस प्लैनस कहते हैं। और एक होता है कि बीच में गैप हो तो उसको पस कैवस भी कहते हैं। पस प्लैनस का उल्टा पस कैवस भी होता है। उसके बाद हमारे मेटाटार्सल में जाते हैं तो आगे फिंगर्स डिजिट्स में जाते हैं तो हैमर टो भी हो सकता है। अगर पैर का अंगूठा कुछ इस तरीके का है, दैट विल कम इन हैमर टो। और उसके साथ साथ उसमें हेलेक्स वेल्गस भी हो सकता है। अगर पैर का अंगूठा अंदर की तरफ, उंगलियों की तरफ जा रहा है तो हेलेक्स वेल्गस है। पैर का अंगूठा दूसरे अंगूठे की तरफ जा रहा है, हेलेक्स वेरस है। वो एक वेरस एक वेल्गस होता है। उंगलियों में छोटी बड़ी भी हो सकती हैं, उंगलियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी भी हो सकती हैं। उंगलियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं छोटी बड़ी, दैट कम्स इन ब्रैची मेटाटार्सिया। तो इस तरीके से बहुत सारे सेगमेंट है, आपका एग्जामिन किया जाता है। वेरिकोज वेन्स को चेक किया जाता है आपके। तो वेरिकोज वेन्स काफ मसल की जो मसल्स होती हैं उस पे हरी हरी अगर नसें उभर के आ रही हैं दौड़ने पे तो दैट विल कम्स इन वेरिकोज वेन्स। एनस एरिया में अगर किसी भी तरीके का कोई भी पार्ट बाहर की ओर आ रहा है, दैट विल कम्स इन एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स।
पाइल्स, इंटरनल हेमरॉइड्स भी होते हैं, एक्सटर्नल हेमरॉइड्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सर्जिकल का जो चैप्टर है वो तो बहुत बड़ा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पे तो पूरा लगभग आधे घंटे का We will do a क्लास detailed लिया जा explanation sir on this definitely. इसको मैं प्लान करता हूँ। एंड सर एक क्वेश्चन बस मुझे आपसे पूछना है कि नॉक नीज में बच्चों को काफ़ी भ्रम है ये कि वो नीज टच हो रही हैं तो नॉक नीज है, तो ओके। तो इनका बताइए कि देखिए, एंकल्स का। नॉकनी दो तरीके का होता है। एक ओरिजिनल नॉकनी होता है जिसको नॉकनी पॉजिटिव कहते हैं, एक सूडो नॉकनी होता है। सूडो नॉकनी में लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पैर के दोनों घुटने टच हो रहे हैं तो वो नॉकनीज है। गलत है। उसका एक क्यू एंगल होता है, सर्टेन क्यू एंगल टिबिया, हमारी नी के नीचे जो बोन होती है उसको टिबिया कहते हैं। टिबिया से और फीमर और टिबिया के बीच का एक एंगल लिया जाता है, क्यू एंगल नॉट एक्सीड देन 10 डिग्री से कम होना चाहिए, तब आपको नॉकनीज नहीं है। दूसरा, इसको चेक करने का और भी कई मेथड्स हैं। इंटरमेल्युलर स्पेस हम लोग चेक कर लेते हैं। और कई बच्चों की एक बहुत बुरी आदत होती है, अगर उनके घुटने लड़ते हैं तो वो अपने घुटनों को पीछे खींच लेते हैं। ये खींचने से वो उनके घुटने अलग अलग हो जाते हैं, वो तो बात ठीक है, परंतु उनको हाइपर एक्सटेंशन नी यानी कि जीनो रिकर्वेटन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब वो मेरे पास आते हैं तो पहले जीनो रिकर्वेटन क्योर करता हूँ, फिर उसके बाद नॉकनी पे जाता हूँ। तो नॉकनी अपने आप मेजर मत करिए, बहुत इजीली है। फोन करिए, वीडियो कॉल करिए, कुछ भी करिए, चेक कराइए, मैं बता दूंगा नॉकनी है कि नहीं है। या सर्टेन एक्सरे ले लीजिए। मतलब किसी भी तरीके से आप एक भ्रम की स्थिति में मत रहें, अप्रोच करें, जरूर आपको सोल्यूशन उसका मिलेगा। सर जब मेरे को नॉक नहीं मिला था सर एसएसबी इलाहाबाद से, आई रिमेम्बर, एंड मैंने पहले डॉक्टर से चेक कराया तो देवर लाइक कि नहीं है, बट वहाँ पे मेरे को मिल गया। सो उसके बाद जब मैं अपने एएमबी के लिए गया विद कॉन्फिडेंस की थिंकिंग कि मेरे पास नहीं है, सो वहाँ पे विद इन फ्यू सेकेंड्स ओनली सेट किया तेरा नहीं है तू जा। सो देन आई आस्क्ड हिम कि व्हाई हैड आई गॉट इन फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ। सो ही सेड ऐसा लगता है, बट उसने क्या किया सर, उसने मेरे दोनों एंकल्स के बीच में स्पेस मेजर किया तो वो 5 सेंटीमीटर से कम था, तो उसने उसके बेसिस पे मेरे को फिट कर दिया। अब इसका साइंस थोड़ा आप मेरे को अगर बता सकते हैं, इसका रीजन क्या है सर? इंटरमेल्युलर स्पेस जो होता है, दोनों नीज को टच करने के बाद इंटरमेल्युलर स्पेस गैप जो होता है वो 5 सेंटीमीटर से, यदि 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से अधिक है, अगर आप 5 सेंटीमीटर में हैं तो आप मैनेज किए जा सकते हैं, आपको नॉकनीज नहीं दिया जाएगा, बट वो नॉकनी होगा। वो बात अलग है कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं आप, बट उनके पास राइट है, अगर 5 पे हैं आप तो आपको अनफिट किया जा सकता है, वो राइट है उनका। तो आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का टारगेट लेके चलना है। इंटरमेल्युलर गैप स्पेस जो होता है वो 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर से ज्यादा का ना हो। 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से ज्यादा का है तो निश्चित ये नॉकनी में आता है टेक्निकली। दूसरा, आप जब सीधे खड़े हो तो आपका फीमोरल क्यू एंगल जो होता है वो साफ दिखता है। फीमर से लेके नी ज्वाइंट का स्पेस, नी ज्वाइंट से लेके और नीचे फुट तक का, अगर वो 10 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, 10 डिग्री से एक्सीड कर रहा है, तो निश्चित है आपका बिल्कुल भी गैप ना हो। बिल्कुल आपका जो इंटरमेल्युलर गैप जो है वो 3 ही सेंटीमीटर का भले ही क्यों ना हो, लेकिन वो नॉकनी में आ जाएगा, क्यू एंगल अगर 10 डिग्री से ज्यादा है। तो ये एक बड़ा चैप्टर है, इसको लोग अपने आप सॉल्व ना करें, अपने मन में कोई थ्योरी मत बनाएं। अगर वो थ्योरी बनाते हैं तो अपना नुकसान करेंगे। बिल्कुल। तो सर का नंबर, ईमेल आईडी, कांटेक्ट डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में है। आप सर को कांटेक्ट कीजिए और उनकी सर्विसेज अवेल कीजिए, सो दैट आपका टाइम, आपकी एफर्ट, आपका एनर्जी और आपका सपना ना टूटे। एंड सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। सॉरी फॉर गोइंग लिटिल ओवरबोर्ड टाइम के मामले में, बट सर आज नो का प्रॉब्लम इतना एट अच्छा था, ऑल। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था मैं खत्म करूं आज ही सब कुछ पूरा, इसको डिटेल में बना दो 5-6 घंटे की वीडियो, लेकिन डेफिनेटली Anytime for your channel, anything for your channel, any time for defense aspirants, anything for defense aspirant. I am completely devoted, and Algia Physiotherapy Center is completely devoted for defense aspirant, for medical aspirant, medical unfit students, the NCC cadets, air wing cadets. So that is because my past experience is around 15 years, and those past 15 years आई थिंक हम लोगों ने करीब 12 से 14 हजार डिफेंस जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं,
उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है. सो वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, मच मोर experience than any other. So don't worry, don't bother about TR के डर को बिल्कुल खत्म कर देना है. किसी भी लेवल का TR जो होगा वो कैन बी मैनेज, बट आपको टाइम देना होगा. बेहतर है TR ना हो तो पहले से सोल्यूशन लेके रखें. वी हैव ऑल द फैसिलिटीज टू एग्जामिन यू पीपल. हम लोगों के पास मेडिकल प्रोफार्मा है पूरा. हम उस मेडिकल प्रोफार्मा को पूरा कंडक्ट कराते हैं. एक जैसे आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं SSB का, उसी तरीके एक मॉक ड्रिल टेस्ट होता है हमारा मेडिकल का. यहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं. तो अगर आप अपना फिजिकल एग्जामिन कराना चाहते हैं पहले से, आप आ सकते हैं. किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी तो तब हमारे पास समय बहुत अच्छा होगा, हम उसको ठीक कर सकते हैं. बट TR लगने के बाद आपके मन में भी एक डाउट आ जाता है, आपके मन में भी टेंशन क्रिएट हो जाता है. वो ठीक नहीं है. फियर इज नॉट गुड फॉर ग्रेट. सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि आज का इंटरव्यू यहाँ पे हम लोग, मन तो नहीं हो रहा है, लग रहा है कि और जितना ज्यादा जानकारी दे सकते हैं दे दें, बट समय का कुछ रिस्ट्रिक्शन तो होता ही है. इसलिए आज अभी हम लोग यहीं पे इसको खत्म करते हैं. नॉट द लास्ट बट द लीस्ट. तो इसलिए थैंक यू मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए. डियर, मैं रहूंगा आपके चैनल का कि आपके चैनल के माध्यम से कितने बच्चों को बहुत जानकारी मिल रही है. और निश्चित है इस वीडियो को हम सभी लोगों को मिलके वायरल करना है. ये हमारी जिम्मेदारी है. हर बच्चे तक, हर कैंडिडेट तक, हर SSB कैंडिडेट तक ये आवाज जानी चाहिए. ग्रेट. सो सर, जैसे आप सबने सुना, एनीथिंग कैन बी क्योर्ड. ठीक है, बस टाइम होना चाहिए. सो टाइम अभी है आपके पास. आप जाइए सर के पास, फुल बॉडी चेकअप कराइए, सो दैट जब आप SSB जा रहे हैं सो आप उस मोमेंट को जी सकते हो और आप प्रेशर में नहीं होगे कि यार मेडिकल में क्या निकल गया. अभी निकलवा दो, अभी ठीक कर दो. नाउ इज़ द टाइम. ठीक है. एंड सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सर के पास है. आप जाओ कानपुर, विजिट हिज सेंटर. वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है एंड पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स है. एंड अवेल हिज फैसिलिटी, अवेल हिज सर्विसेज. एंड क्योंकि मैं खुद सर एक ऐसा कैडेट हूँ जिसको 4 TR मिली हैं. और आई वॉज लकी कि मेरी सारी माइनर प्रॉब्लम्स थी एंड वॉज लकी टू सॉल्व दैट इन 40 days. सो मैं अपने कैंडिडेट्स को ये बताना चाहूँगा कि अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये वीडियो इज़ वेरी पर्सनल टू मी एज वेल. सो थैंक यू सर फॉर कमिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म. एंड डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द लास्ट वीडियो, रेदर दिस इज़ फर्स्ट ऑफ मैनी. एंड सर की पूरी टीम धीरे धीरे हम उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे, सो दैट यू गाइस कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. इस वीडियो को वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट ये जो अवेयरनेस है ये आपके दोस्तों के पास भी जाइए. और जो भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की आप उनको सर के साथ डिस्कस कीजिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट फ्रॉम नाउ. उसको क्योर करना हमारी, आप और आपकी पर्सनल जिम्मेदारी. सो थैंक यू वेरी मच सर. एंड जय हिंद टू वन एंड ऑल. जय हिंद.